ओके, तो लास्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, आई थिंक मुगल्स पूरे हो गए थे कंप्लीट, है ना। और मुगल्स को खत्म करने के बाद में हमारे पास में जो टॉपिक्स आते हैं उन टॉपिक्स के बारे में पहले मैं बताता हूँ आपको कि मुगल सत्ता, हम लोग लेटर मुगल्स भी पढ़ लिए थे पूरा का पूरा। और मुगल सत्ता के बाद में जो अगली सत्ता जो बेसिकली है प्रशासनिक तरीके से हम पॉलिटिकल सत्ताओं को पहले खत्म कर लेते हैं, वही हमारे लिए उचित भी होगा और जिससे कनेक्शन आपका सही बैठता चला जाएगा। जैसे आपने लास्ट टाइम में मुगल्स पढ़ा था, है ना, मुगलों के बारे में पढ़ा था। मुगलों के बारे में पढ़ के आपने लेटर मुगल्स के बारे में, उत्तरकालीन मुगलों के बारे में पढ़ा और बहादुर शाह जफर तक के इतिहास को हम लोगों ने वहां देख लिया था, ठीक है। उसके बाद में भारत के अंदर उसी समय में वहां पर दक्षिण भारत में क्या क्या हो रहा था, साउथ इंडिया में क्या क्या हो रहा था, उसके बारे में थोड़ा सा जानना भी सही रहेगा। जैसे आपने देखा कि उत्तर भारत के अंदर जब हम प्राचीन भारत को पढ़ रहे थे तो कुछ अलग तरीके के रूलर्स शासन किया करते थे, ठीक है। वहीं दक्षिण भारत के अंदर हमने चोला, चेरा और पांड्यास को देखा, है ना। तो दक्षिण भारत में एक अलग तरीके के रूलर्स रूल किया करते थे। सेम कुछ चीजें इस समय में दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत को मिला के अगर हम उत्तर भारत के राजवंशों को छोड़ दें तो दक्षिण के राजवंश भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपना प्रशासन चला रहे थे, ठीक है। वैसे तो लेटर मुगल्स के बाद में जो अभ्युदय सिलेबस दिया हुआ है आपका, उसके अंदर उन्होंने भक्ति और सूफी आंदोलन दिया हुआ है, ठीक है। भक्ति और सूफी आंदोलन का कनेक्शन बट यहाँ बैठता नहीं है उचित तरीके से। यहाँ पे विजयनगर, और अगर आप अच्छे से बहमनी एम्पायर को पढ़ लोगे तब जाके फिर वो चीजें समझ आने लगेंगी, क्योंकि वहां पे बहमनी साम्राज्य से रिलेटेड, विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड कई सारे ऐसे संत और सूफी संत आएंगे जिनके नाम वहां से लिंक करते हुए आपको यहाँ सुनाई देंगे। तो उचित ये होगा कि हम लोग पहले विजयनगर एम्पायर पढ़ लें, फिर बहमनी एम्पायर पढ़ लें, उसके बाद में सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो आपका विजयनगर एम्पायर या विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करने वाला है। और विजयनगर एम्पायर या विजयनगर साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो इस एम्पायर को स्टार्ट करने से लेकर इस एम्पायर के अंत तक की हमें चर्चा करनी है। और देखिए, चर्चाओं में बहुत बड़े बड़े हमें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस नहीं पढ़ने हैं इस एम्पायर के अंदर, हमें बहुत बड़े बड़े शासकों के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस नहीं करने हैं कि ए टू जी उनकी पूरी जीवनी को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में आपकी सामान्य नॉलेज की बात होती है। हमें यहाँ बात करनी है, अगर हम कृष्णदेव राय की बात करें तो कृष्णदेव राय के इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क की उन्होंने साहित्य में क्या लिख दिया, उन्होंने अपने साम्राज्य में किसके साथ युद्ध किया और उन्होंने अपने साम्राज्य के दौरान कौन सा इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर बनवा दिया, इतना सफिशिएंट होता है आपके लिए अगर आप किसी भी रूलर के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो विजयनगर और बहमनी आपके बहुत ज्यादा सुनने में तो टफ टॉपिक लगते हैं, बट ये अपने आप में सबसे आसान टॉपिक मध्यकालीन भारत में कहलाते हैं, ठीक है। इसके पीछे कारण यही है क्योंकि हमें बहुत विस्तार में इनके बारे में नहीं पढ़ना रहता है, बस सामान्य या जनरल नॉलेज के लिए काफी होती है, ठीक है। अब देखिए, विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर, ये दोनों नाम आप लोग ने ऑलरेडी सुन रखे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग के लिए बिल्कुल नए होंगे, आपने कभी ना कभी इन नामों को सुना होगा। अगर कभी आपने 8 साइड से पढ़ाई की होगी तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा अगर तो अभी सिलेबस तो एटलीस्ट यूपीएससी का देखा ही होगा, वहां पे भी आपका टॉपिक विजयनगर और बहमनी दिया होगा। न्यूज में भी कभी कभी चर्चाओं में चलते रहते हैं ऐसे नाम, तो हम कहीं ना कहीं सुन ही लेते हैं। विजयनगर और बहमनी एम्पायर, दोनों एम्पायर पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल की अगर बात करूं, लगभग समान रूप से दोनों एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। एक साथ दोनों समान रूप से चलते हुए दिखाई देने का मतलब ये हो गया कि उत्तर भारत का एक इतिहास हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। हमने उत्तर भारत में पढ़ा है कि भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत रहा करती थी, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का वर्चस्व लगभग दक्षिण भारत की तमाम सल्तनतों तक देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पर धीरे धीरे दक्षिण भारत के जो राजवंश, पुराने राजवंश थे, जब वो कमजोर हुए, आपको याद होगा मैं आपको जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैंने आपको चोला, चेरा, पांड्यास भी पढ़ाए थे और वारंगल और होयसल साम्राज्य के बारे में भी कुछ ना कुछ बताया था, है ना। तो जब हम इन साम्राज्यों की बात कर रहे थे तो इन्हीं साम्राज्यों का विघटन होना शुरू हो गया इस समय में, जिस समय में विजयनगर और बहमनी एम्पायर ने अपना यहाँ पर प्रचार प्रसार करना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, दक्षिण भारत में एक अलग एम्पायर स्टैब्लिश होना शुरू हो गया। उत्तर भारत का एम्पायर अभी वैसा ही चल रहा है, उसी तरीके से चल रहा है। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैप के माध्यम से दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ चीजें समझ आएंगी यहाँ पे।
ये देखिए, ये मैप आपको अगर दिखाई देता हो तो इस मैप के अंदर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, उत्तर भारत येलो कलर से दिखाई दे रहा है और दक्षिण भारत आपको यहाँ पे रेडिश थोड़ा सा दिखाई देता है। ठीक है, उत्तर भारत की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो ये उत्तर भारत का पूरा इलाका आप लोग जानते हैं। अगर मैं समय काल के ऊपर जाऊं तो 14वीं शताब्दी के समय शासन कौन कर रहा होगा भारत? 14वीं शताब्दी का मतलब समझ रहे हैं ना क्या? हाँ, मतलब अगर मैं बात करूं तो ये समय काल है 1301 से लेकर 1399 तक। यही तो है 14वीं शताब्दी, 14th सेंचुरी जिसको हम बोले। इस 14th सेंचुरी के ऊपर अगर मैं बात करूं, इस पूरे के पूरे उत्तर भारत के ऊपर शासन किसका था? दिल्ली सल्तनत हम जिसको कहते हैं। और उस दिल्ली सल्तनत में भी टोटल 5 राजवंश हम लोग ने पढ़े थे। उन 5 राजवंशों में से भी अगर पहला राजवंश हमने गुलाम राजवंश पढ़ा था तो गुलाम राजवंश तो 1290 में खत्म हो गया, है ना? 13th सेंचुरी में इसका अंत हो चुका था। इसके बाद में हमने खिलजी वंश भी देखा 14th सेंचुरी में, और खिलजी वंश का अंत कब हो गया? 1320 में हो गया। 1320 के बाद में एक नया वंश आया था। कौन सा वंश था वो? तुगलक वंश। ये तो था तुगलक वंश। अगर आप लोग को याद हो तो तुगलक वंश के बारे में हमने पढ़ा था 1320 से लेकर 1414 तक। ये साम्राज्य यहाँ पर पूरे उत्तर भारत में दिखाई देता है। उत्तर भारत का साम्राज्य 14th सेंचुरी में मेजर साम्राज्य कौन सा था? तुगलक वंश था। ठीक है, ये तुगलक वंश के शासक यहाँ पे साम्राज्य अपना स्थापित किए हुए थे। इसी समय दक्षिण भारत में कुछ उथल पुथल हुई। ठीक है, और वो उथल पुथल कैसे हुई? वो ऐसे हुई, इसके बारे में थोड़ा सा समझना। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो ये एरिया बेसिकली हम्पी का राज्य कहां लगता है? कर्नाटका। ठीक है, जानते हैं कर्नाटका। नीचे के एरिया की बात करें, ये कौन सा है? केरला। ठीक है, मैप तो देखा होगा आपने, मैप के अंदर पढ़े होंगे ये सब चीजें। इधर के एरिया की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश, जिसको आज के समय में 2 पार्ट में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डिवीजन किया गया, और ये तमिलनाडु। ऐसे ही तो है। ठीक है, तो अगर हम दक्षिण साम्राज्यों की बात करें तो ये 4 राज्य आज के समय में दिखाई देते हैं जो दक्षिण साम्राज्य को पूरी तरीके से उस समय बनाया करते थे। दक्षिण साम्राज्य के ऊपर अगर हम लोग चले तो ये जो कर्नाटका का इलाका और बेसिकली आंध्र प्रदेश का इलाका है, इन इलाकों के ऊपर कोई राज्य के होयसल और वारंगल के इलाके के अंदर कुछ शासन यहाँ पर हुआ करते थे। ठीक है, जैसे होयसल साम्राज्य पूरा का पूरा यहाँ पे शासन किया करता था। होयसल साम्राज्य के बारे में मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे इस समय में एक शासक शासन करता था जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, क्या नाम था? प्रताप रुद्रदेव, और सेकंड करके ये जाना जाता था। ठीक है, होयसल साम्राज्य पे एक शासक यहाँ पे साम्राज्य अपना स्थापित किया हुआ था। ठीक, उसी समय में यहाँ पर भारत के अंदर जो तुगलक वंश था, उस तुगलक वंश में शासन करने आ चुके थे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कौन आ चुका था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कब गद्दी पे विस्तार किया था इन्होंने? 1325 से आए थे, है ना? याद है हमें? 1325 के समय इन्होंने गद्दी आके तुगलक वंश की संभाली थी। और तुगलक वंश की जैसे इन्होंने आके गद्दी संभाली, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मैंने आपको बताया भी था कि ये दक्षिण भारत की तरफ जाना चाहते थे। याद होगा कि भाई राजधानी को स्थानांतरित किया था। मैंने बोला था कि परिंदों तक को लेकर पहुंच गया था, इसने जानवर तक नहीं छोड़े उस शहर के अंदर। दिल्ली से दौलताबाद, बताया था ना मैं? तो दौलताबाद गया ही क्यों था? दौलताबाद देवगिरी, जो बेसिकली आप लोग पहले जानते हो, उसका एंशिएंट नाम जानते हो, वो भाई दक्षिण के पथ के लिए जाने का सीधा रास्ता है। तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर की थी। उसका एक कारण हमने क्या बताया था कि ये दक्षिण में अपना पूरा का पूरा साम्राज्य ले जाना चाहता था। और दक्षिण उस समय शक्तिशाली साम्राज्य के तौर पर होयसल साम्राज्य दिखाई देता है। ठीक है, तो इसने अटैक किस पे किया होगा? इस होयसल एम्पायर के ऊपर अटैक किया होगा। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत के अंदर हमारा एक शासक रहता है, जिस शासक का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करना चाहता है? दक्षिण भारत के ऊपर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। और दक्षिण भारत के साम्राज्य के विस्तार के लिए उसे वहां के साम्राज्य के शासक को हराना पड़ेगा, है ना? और वहां पे जो साम्राज्य में स्थापित था वो था होयसल साम्राज्य का प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब हुआ क्या कि जब इसने दक्षिण भारत के ऊपर अटैक किया होगा, होयसल साम्राज्य पे इसने कैप्चरिंग कर ली और इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, तो होयसल साम्राज्य का अभी भी विजयनगर साम्राज्य से लेना देना कोई दिखाई नहीं देता। हम लोग तो बात कर रहे हैं विजयनगर एम्पायर की। तो होयसल एम्पायर में क्या हुआ? होयसल एम्पायर से ये हुआ कि बेसिकली इस वारंगल के अंदर, होयसल एम्पायर के अंदर 2 सेनापति रहा करते थे। ठीक है, सेनापति ही कहेंगे इस समय हम लोग इनको। सेनापति का नाम था, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। ठीक है, ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है। ठीक,
हरिहर और बुक्का ये किसके साम्राज्य के अधीन थे? ये होयसल साम्राज्य के अधीन वारंगल के अंदर अपना इस जो है सेनापति के तौर पर वहां पे रहा करते थे और साम्राज्य की सेवा किया करते थे। होयसल साम्राज्य की सेवा करते थे। अब होयसल के ऊपर अटैक किसने कर दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कंट्रोल में किसके आ गया? मोहम्मद बिन तुगलक के। होयसल साम्राज्य कंट्रोल में किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। सारी आर्मी को या तो विस्थापित कर दिया करते थे या अरेस्ट कर दिया करते थे या मार दिया करते थे। जो भी दुश्मनों की आर्मी होती थी उनके साथ ऐसा ही तो कुछ होता था। तो भाई दुश्मनों की आर्मी में से ये दोनों भी तो इंपॉर्टेंट दुश्मन है। हरिहर और बुक्का को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, हरिहर और बुक्का को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें कैद खाने में डाल दिया। ठीक, हरिहर बुक्का को अरेस्ट करके कहां डाल दिया गया? कैद खाने में। दोनों भाई हैं, ठीक है, दोनों ब्रदर्स हैं, भाई हैं दोनों। इन दोनों को पकड़ के डाल दिया गया कहां? कैद खाने में। क्योंकि भाई दुश्मनों की सेना या तो मार दी जाती थी या कैद खाने में भेज दी जाती थी या अपनी आर्मी के साथ में अगर वो किसी भी तरीके का हमारे साथ में क्या कर ले, गठबंधन कर ले, तो हम उसे अपनी आर्मी में मिला लेते थे। ऐसे ही तो होता था। तो हरिहर बुक्का को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और इनके सामने एक शर्त रखी गई। शर्त रखी मोहम्मद बिन तुगलक ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने यह शर्त रखी कि अगर तुम दोनों इस्लाम कबूल कर लेते हो तो हम तुम्हें अभी छोड़ देंगे और अपने साम्राज्य के अंदर अच्छा रोजगार भी दे देंगे। ठीक है, चलो ठीक है। ये बात हरिहर और बुक्का ने जब ये बात सुनी और ये शर्त सुनी तो इन्होंने अपनी आजादी को ध्यान में रखते हुए इस शर्त को मान लिया और दोनों ने क्या करा? इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद में इन्हें इसी इलाके के अंदर, जो पूरा का पूरा दक्षिण भारत का इलाका है, इस दक्षिण भारत के इलाके में आंध्र प्रदेश के रीजन के अंदर इन्हें क्या करा गया? यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया गया। यहाँ पे इन्हें रोजगार के तौर पर गवर्नर की पोजीशन पे अपॉइंट कर दिया गया कि भाई तुम वहां पे कमांडर थे, यहाँ हम तुम्हें गवर्नर की पोस्ट दे देते और ये दोनों यहाँ पे आके स्थापित हो गए। ठीक है भाई, यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुश होकर इन्हें आंध्र प्रदेश का कुछ इलाका दे दिया, जाइए वहां से जाके आप हमारे जो भी है गवर्नर के तौर पर कार्य कीजिए। ठीक है, दोनों लोग इसकी आर्मी में ज्वाइन हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी में ज्वाइन हो गए। ठीक है, चलिए ये बात चलती रही। इस बात के चलते चलते समय आया 1336 का। ठीक है, कब समय आया? 1336 का। 1336 का जब समय आया, 1336 के समय में हरिहर और बुक्का, इनके पिताजी जिनका नाम था संगम, क्या नाम था? संगम। इनके पिताजी का नाम था संगम। किसके पिताजी का नाम? हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम था संगम। ठीक है, संगम के एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे और वो अपना उन्हें गुरु भी माना करते थे, जिनका नाम था विद्यारायण। क्या नाम था? विद्यारायण। ठीक है, नाम अभी बता दूंगा और लिखा भी दूंगा कहीं भी, आप लोग को बस कहानी सुनिए। विद्यारायण एक गुरु हुआ करते थे, कह सकते हो आप। इनके पिताजी संगम के मित्र और गुरु भी हुआ करते थे। साथ ही साथ में हरिहर और बुक्का को भी वो अपना शिष्य बनाए हुए थे, उनको भी अपना शिष्य मानते थे। ठीक है, विद्यारायण से मुलाकात करने के लिए एक बार जब हरिहर और बुक्का इनके पास पहुंचे तो विद्यारायण ने उनको फटकार लगाई और वो फटकार क्या थी कि तुमने शासन प्रशासन और अपनी आजादी के लिए अपने धर्म को क्यों खो दिया? तो तुम्हारे लिए जो उचित था वो धर्म हिंदू धर्म ही था, तुमने उससे अपने आप को कन्वर्ट करके इस्लाम में क्यों चले गए? ठीक है, ये सब बातें जब उन्हें समझाई गई तो विद्यारायण के समझाने के बाद में उन्हें इस बातों का रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि हम वापस से हिंदू धर्म में जाएंगे। ठीक है, लेकिन वापस से हिंदू धर्म में जाने की पनिशमेंट भी तो मिल सकती थी और मोहम्मद बिन तुगलक ऊपर से ये सब चीजें देखता तो इनकी हत्या भी कर सकता था। तो इस बात को लेकर विद्यारायण ने उन्हें एक और सजेशन दिया कि जब तुम लोग दक्षिण से इतना परिचित हो तो क्यों ना अपनी राजधानी दक्षिण में अपने आप को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं घोषित कर लेते हो? ठीक है, तो इनका ये सजेशन भी था। तो एक गुरु के तौर पर इन्हें एक अच्छे गुरु मिले जिन्होंने इनको सजेशंस दिए और उन सजेशंस को इन्होंने अप्लाई किया। हरिहर और बुक्का ने अपनी एक आर्मी जमा करी और उस आर्मी को जमा करके इन्होंने विद्रोह कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक की सेना के अगेंस्ट में और दक्षिण में इन्होंने अपने एक राज्य की स्थापना करी जिस राज्य को इन्होंने नाम दिया विजयनगर साम्राज्य। क्या नाम दिया? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, और इसी साम्राज्य को विद्यानगर साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है किताबों के अंदर। विद्यानगर, अभी इनके गुरु का क्या नाम था? विद्यारायण था, उनके नाम से उन्होंने इसको क्या रख दिया? विद्यानगर साम्राज्य भी इस नाम से बोला गया और इस सब की स्थापना कब की गई? 1336 के अंदर। कहानी क्लियर है? अंदर कोई डाउट? हमने अभी जो बात करी वो बात सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि यहाँ पर भारत के अंदर दक्षिण भारत में एक साम्राज्य का उदय होने वाला है और ये बहुत विशाल साम्राज्य आगे चल के बनेगा और इसकी कहानी मात्र दो सेनापति कह लीजिए आप या मात्र दो सिर्फ और सिर्फ सिपाही कह लीजिए आप जो
कहाँ होयसल साम्राज्य के संरक्षण में रहते रहते किसके संरक्षण में पहुंच गए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के। और तुगलक के साम्राज्य से इन्होंने अपने आप को आजाद कराकर एक नए राजवंश की स्थापना करी, जिस राजवंश को हम लोग आज किस नाम से जानते हैं? विजयनगर एम्पायर या विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी इन्होंने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते समय सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी बनाई अगेंडी। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी बनाई अगेंडी। अगेंडी बेसिकली ये मैसूर कर्नाटका के इलाके का इलाका है, जहां पर इस तरीके की राजधानी इन्होंने अपनी सबसे पहले बनाई। इसी को आगे चल के नाम परिचित करके चेंज करके इसका क्या कर दिया गया? विजयनगर, इसको आगे चल के जाना गया। और आज के समय में ये पूरा का पूरा जो प्रेजेंट टाइम में जाना जाता है वो जाना जाता है हम्पी के नाम से। नाम सुना होगा, ठीक है, हम्पी। ठीक है, तो बेसिकली ये सब आज के समय में क्या जाना जाता है? हम्पी के नाम से जाना जाता है। और हम्पी स्पेशल या इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम्पी जो है बेसिकली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक हिस्सा है। ठीक है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो हिस्सा होता है वो आपको पता ही है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम्पी के अंदर विजयनगर एम्पायर के लोगों ने जो आर्किटेक्चर और जो वास्तुकला को बनवाया, जो टेम्पल्स वहां पे बनवाए, उन सारे टेम्पल्स का संरक्षण करना यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे इनको लाने का सिर्फ एक उद्देश्य था। क्योंकि विजयनगर के अंदर जितना भी आर्किटेक्चर बना था उस आर्किटेक्चर का प्रेजेंट टाइम में सिर्फ और सिर्फ 20% शेष है। 80% विलुप्त हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया या खराब हो चुका है। ठीक है, तो उस 20% जो शेष बचा हुआ है उसी को बचाने के लिए इन्होंने हम्पी को किसमें डाल दिया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर एक सिटी के तौर पर डाल दिया। तो ये है प्रॉपर पूरा विजयनगर एम्पायर। और इस विजयनगर एम्पायर में जो पूरा रेडिश इलाका आप दक्षिण तक देखोगे, इस सब के ऊपर एक समय में साम्राज्य किसने अपना किया हुआ था? विजयनगर एम्पायर ने किया हुआ था। ठीक है, दो लड़के हैं सिर्फ और सिर्फ सिपाही और सेनापति के तौर पर कार्य करते करते अब धीरे धीरे एक विशाल साम्राज्य के राजा बन गए। ठीक है, और वो साम्राज्य विजयनगर एम्पायर कहलाया, जो ये पूरे के पूरे दक्षिण भारत में अब आपको दिखाई देता है। इसके बाद जब विजयनगर एम्पायर आ गया तो मोहम्मद बिन तुगलक या फिर उनके बाद फिरोज शाह तुगलक या फिर उनके बाद में सैयद वंश के खिजर खान से लेकर लोधी वंश तक, इब्राहिम लोधी तक, सभी लोगों ने अनगिनत प्रयास किए, बट वो प्रयास सफल नहीं हो पाए क्योंकि वो विजयनगर की दीवारों को भेद नहीं पाए और विजयनगर के अंदर एंटर नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन जितना भी विशाल साम्राज्य हो, जितना भी बड़ा एम्पायर हो, उसके विनाश के लिए कोई ना कोई नया एम्पायर तैयार होता है ना। ये बातें तो हम लोग शुरू से इतिहास में देखते चले आए हैं और यहाँ भी ऐसा हुआ। ठीक है, यहाँ ऐसा हुआ जब यहाँ पर एक लाइन खींची और ये लाइन कुछ इस तरीके से खींची। ठीक है, जब ये लाइन खींची यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के कुछ जो कमजोर शासक थे उन शासकों की वजह से ये लाइन खींची और ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा धीरे धीरे लेके चले गए बहमनी एम्पायर के लोग। कौन ले गया? बहमनी। बहमनी भी दक्षिण भारत का ही एक एम्पायर है, विजयनगर भी दक्षिण भारत का ही एक एम्पायर है। विजयनगर की शुरुआत 1336 में हुई, बहमनी की शुरुआत 1347 में हुई। ज्यादा समय नहीं है, दोनों पैरेलल एम्पायर चले। इतने बड़े विशाल एम्पायर को भेद के और उनको तोड़ने वाला एम्पायर बहमनी एम्पायर था। अभी आप आगे पढ़ोगे गोलकोंडा, ठीक है, उसके बारे में, बीदर के बारे में, इन तमाम जगहों के बारे में जब पढ़ोगे तो बहमनी एम्पायर के इंपॉर्टेंस के बारे में वहां पता चलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है बैटल ऑफ तालीकोटा। ठीक है, तालीकोटा, बन्नीहट्टी, ऐसे करके उस युद्ध को जाना जाता है। ये युद्ध हुआ था बेसिकली 1565। ठीक है, और 1565 में ये युद्ध इन दोनों सीमाओं के बीच में हुआ था और ये था बहमनी वर्सेस विजयनगर एम्पायर। और इसी युद्ध के अंदर बहमनी एम्पायर ने विजयनगर एम्पायर को एक तरफा पराजित करके पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर को समाप्त कर दिया। ठीक है, ऑफिशियल डेट तो वैसे विजयनगर एम्पायर की जो समाप्त होने की है वो 1647 मानी जाती है, लेकिन 1565 के अंदर इनके एम्पायर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 65 से 1647 तक नाम के एम्परर बैठते रहे और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी बचा के थोड़े थोड़े हिस्सों में बैठे रहते थे। जैसे आपने लेटर मुगल्स में देखा है ना कि वो अंग्रेजों के संरक्षण में रह गए, शासन तो बहुत समय तक करते रहे लेकिन अंग्रेजों के संरक्षण में बैठे रहे। ऐसे ये लोग बहमनी के संरक्षण में बैठे रहे लेकिन शासन इनका 1647 तक चलता रहा। और 1647 में भारत के अंदर मुगल शासक कौन था? 1647 में भारत के अंदर मुगल शासक कौन था? बताइए कौन हो सकता है? शाहजहां। सही बोल लीजिए, शाहजहां।
बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां है शासक उस समय में, 1657 तक शासक था भाई, है ना। शाहजहां 1657 तक शासन किया था। तो शाहजहां ने इस एम्पायर को अपने एम्पायर में कैप्चर करके विजयनगर एम्पायर को समाप्त कर दिया। समाप्त करने की शुरुआत कहां से हुई? 1565 में। किसके द्वारा? बहमनी एम्पायर के शासकों के द्वारा। और फाइनली इसको पूर्ण रूप से किसने समाप्त कर दिया? शाहजहां ने 1647 में इसको कैप्चर करके पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ठीक है, तो जो विजयनगर एम्पायर, जो इतना विशाल एम्पायर यहाँ पे क्रिएट किया गया, वो विशाल एम्पायर धीरे 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 संकुचित होकर 1647 तक पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, जो बेसिकली प्रीलिम्स में आपके यूपीएससी में 4 ऑप्शंस कूट बन के नहीं आते, ये 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, उसमें 4 कूट दिए हुए थे और उन 4 कूटों में पूछा गया था कि बहमनी और विजयनगर, इन दोनों के आपसी संघर्ष की वजह क्या थी। ठीक है, उसका मेन क्वेश्चन पूछने का क्या रीजन था कि वो वजह कारण पूछना चाहता था कि इन दोनों एम्पायर के बीच में संघर्ष या फिर लड़ाई की वजह आप क्या मानते हो। ठीक है, एक एम्पायर जहां पूरी तरीके से बहमनी एम्पायर आपको दिखाई देता है, इस बहमनी एम्पायर में आपको शासक दिखाई देंगे सुल्तान महमूद, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं नसीरुद्दीन, और इधर आपको दिखाई देंगे कृष्णदेव राय और या फिर राम राय जैसे एम्परर दिखाई देंगे। तो ये नाम से अगर आप जाओगे तो आपको साफ तौर पर दिखाई देता है इट्स अ स्ट्रगल बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदू डायनेस्टी। साफ साफ तौर पर ये दिखाई देता है, एक तरफ हिंदू डायनेस्टी पूरी की पूरी है, एक तरफ मुस्लिम डायनेस्टी पूरी की पूरी है। तो जब ये दोनों डायनेस्टी एक साथ अपनी पॉलिटिकल सीमाओं के ऊपर आई होंगी तब इसमें आपस में संघर्ष हुए होंगे। बट ये एकदम गलत आंसर था, वहां पे ये बात लिखी थी और बच्चों ने इसे लगाया था आंसर की तरह कि विजयनगर एम्पायर हिंदू सल्तनत थी और बहमनी एम्पायर मुस्लिम सल्तनत थी, इस वजह से इनमें आपस में संघर्ष हुआ होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे कंफ्यूजन जो माइंड में रहते हैं उसको दूर करिए। दोनों एम्परर साथ में काम कर रहे हैं, साथ में चल जरूर रहे हैं, बट इनके डिस्प्यूट्स कभी भी रिलीजियस नहीं थे। पहली चीज, कोई भी डिस्प्यूट इनका धार्मिक नहीं था, बिल्कुल भी धार्मिकता के आधार पर कोई लड़ाई नहीं हुई। बहमनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर में आपस में शादियां भी हुई हैं, एक दूसरे के घरों में रिलीजियस रिलेशंस भी देखने को मिले, जो कहीं ना कहीं शादी ब्याह के तौर पर भी देखने को मिले। तो रिलीजियस किसी भी तरीके की कोई खटपट नहीं थी। तो कैसी थी? पॉलिटिकल। अगर वहां पॉलिटिकल कारण लिखा होता तो वो उचित माना जाता। ठीक है, तो पॉलिटिकल कारण था, राजनीतिक कारण था, जिसकी वजह से इन दोनों में आपस में डिस्प्यूट्स हुए होंगे। तो आप नाम के ऊपर बिल्कुल भी मत जाइएगा, एक नाम विजयनगर है, एक बहमनी है, तो हिंदू मुस्लिम की एक लड़ाई ये होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, मुगल्स जब भारत के अंदर घुसे थे तो मुगल्स की लड़ाई किससे देखने को मिली थी? कौन था शासक यहाँ पे? 1526 में पानीपत की लड़ाई किसके साथ हो रही है? इब्राहिम लोदी। बुलाया किसने? बाबर को बुलाया किसने? दौलत खान और महाराणा सांगा थे ना। महाराणा सांगा ने तो बोला था, महाराणा सांगा राजपूत, जानते हैं ना हम लोग। तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को राजपूत वर्सेस मुगल बना दिया गया था ना, कि राजपूतों और मुगलों के बीच का एक संघर्ष है, धार्मिक संघर्ष बनाया गया था। लेकिन मैंने उस समय भी बताया था यह धार्मिक संघर्ष नहीं था, ये तो वो लड़ाई थी कि जिस लड़ाई में लोग अपनी अपनी गद्दी को बचाने के लिए यहाँ पे लड़ रहे थे। ऐसे ऑप्शन जब भी आप आंसर्स में देखोगे तो ये आंसर्स को बिल्कुल भी इग्नोर कीजिएगा। रिलीजियस लड़ाइयां बहुत ही ना के बराबर इतिहास में दिखाई देंगी आपको, जिन्होंने रिलीजन या धर्म के आधार पर युद्ध लड़े होंगे। सारे युद्ध आपको कैसे दिखाई देते हैं? पॉलिटिकल या राजनीतिक लड़ाइयां दिखाई देती हैं, या किसी एरिया पे कंट्रोल करने की लड़ाइयां दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ऐसे कथन से, ऐसे तथ्यों से बचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर हर जगह बच के जाओगे तो एक जगह तो जरूर फंसोगे, वो है इंटरव्यू। और वो इंटरव्यू में आपसे पूछेगा अगर, और अगर आपने बोल दिया कि ये वही रिलीजियस या धार्मिक तौर पर लड़ाई थी, तो बस वहीं से नंबर कटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने आप को वहां पे मेंटेन करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो एक बड़ा संघर्ष दिखाई देता है बहमनी और विजयनगर के बीच में, इसमें एक जो अगर मैं बात करूं प्रमुख कारण जो था, वो एक कारण तो मैंने आपको बताया, राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण हो सकता है, एक दूसरे से ट्रांसफर पावर हो सकती है। और दूसरा कारण एक बहुत बड़ा था, और वो कारण देखिए यहाँ पे जो उसमें लिखा था, मैं आपसे हिसाब से बता दे रहा हूं, और वो उसके करेक्ट कारण भी थे। हाँ देखिए,
ये वाला जो इलाका है, ये जो पट्टी आ रही है, इस पट्टी के ऊपर अगर आप देखोगे जाके मैप के अंदर, ये है कृष्णा रिवर, यहाँ से निकलती है। कौन सी रिवर निकलती है? कृष्णा रिवर, ठीक है, ये निकलती है कृष्णा रिवर। यहीं से होती हुई जब यहाँ से मिलती हुई ये इस तरीके से इस बेल्ट में आती है, तो हम इसको बोलते हैं तुंगभद्रा रिवर। कौन सी है? तुंगभद्रा रिवर, ठीक। ये दो रिवर्स हैं यहाँ पे, ठीक। जब आप देखोगे मैप के अंदर जाके, रिवर के मैप पे देखोगे, तो आपको बहुत सारी ऊपर से लेकर नीचे तक कई सारी श्रृंखलाएं दिखाई देंगी रिवर्स की है। लेकिन यहाँ पे दो नदियां जो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही हैं, एक कृष्णा दिख रही है और एक यहाँ पे दिख रही है तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। ये दोनों रिवर्स मेन कारण थी इन दोनों के बीच के डिस्प्यूट्स का। ये दोनों कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर, इन दोनों के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे। यही रिवर अगर आप देखोगे, कृष्णा रिवर या तुंगभद्रा रिवर साउथ की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं, दक्षिण की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। और जब भी कोई भी रिवर्स के इलाके होते थे, वो आपको पता है बहुत ज्यादा उपजाऊ होते थे, है ना। सबसे ज्यादा कृषि अच्छी वही होती थी, कृषि के मामले में सबसे ज्यादा उपजाऊ देखे जाते थे। और ये तो फिर कृष्णा गोदावरी का दोआब है, ठीक है। और दोआब की बात तो आप लोग समझते होंगे, दोआब का मतलब क्या होता है? जहां पे दो रिवर्स एक दूसरे से आके मिल जाए, उसके बीच के क्षेत्र को हम लोग दोआब कहते हैं। और दोआब सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से सबसे उपजाऊ भूमि होती है पूरे भारत के अंदर, है ना। हमने ऊपर भी देखा गंगा यमुना दोआब वाला, है ना, वो भी एक रीजन था जब यहाँ पे लड़ाइयां हुआ करती। तो यहाँ की लड़ाई बेसिकली थी, वो थी कृष्णा और तुंगभद्रा की रिवर्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। जो इन रिवर्स पर कंट्रोल कर लेगा वो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए उन्होंने क्या करा? कृष्णा और कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास किया। दूसरी चीज, इन दोनों के बीच में एक दोआब पड़ता है, इसी दोआब को रायचूर दोआब बोला जाता है। ये दोनों रिवर्स मैंने बोला यहाँ मिलती हैं आगे, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रायचूर दोआब बोलते हैं। इन दोनों का मिलना कहाँ पे होता है? रायचूर एक जगह है वहां पे, जहां पे ये दोनों आपस में आके मिलती हैं। तो रायचूर पे अगर कंट्रोल हो गया तो कृष्णा भी कंट्रोल में आ जाएगी और यहाँ पे तुंगभद्रा भी कंट्रोल में आ जाएगी। तो दूसरा कारण यहाँ पे माना जाता था कि एक तो दोआब का कारण था और दूसरा था रायचूर दोआब का। कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर पे एक कंट्रोल करना चाहते थे, दूसरा रायचूर दोआब के ऊपर ये अपना कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। तीसरा यहाँ पे एक तट पड़ता है जिसका नाम आपने सुना होगा, कोंकण तट। सुना है? कोंकण तट पड़ता है। कोंकण एक रीजन है यहाँ पे इस एरिया के अंदर। कोंकण रीजन के ऊपर कनेक्ट करने का मतलब ये था, ये सबसे बड़ा कोस्टल रीजन दक्षिण भारत का है, सबसे बड़ा, ठीक है। क्योंकि इधर जो सागर लगता है वो कौन सा सागर लगता है? अरब सागर है पूरा का पूरा। अरेबियन सी देखते हैं, और अरेबियन सी से आने वाला वेस्ट से जितना भी सारा का सारा यहाँ पर आर्थिक तौर पर जो भी आता था व्यवसाय के तौर पर, वो इसी कोस्टल रीजन से अंदर भारत में एंट्री करने का प्रयास करता था। तो ये सबसे बड़ा इलाका था कोंकण रीजन, कोंकण कोस्ट, जिसके ऊपर लोग कंट्रोल करना चाहते थे। तो बहमनी और विजयनगर के बीच में जो डिस्प्यूट्स थे, जो लड़ाइयां थी, वो लड़ाइयां किस कारण से थी? रायचूर दोआब की वजह से, कृष्णा तुंगभद्रा रिवर की वजह से, और कोंकण कोस्टल रीजन की वजह से थी। कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी। इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। आगे बात यहां तक समझ? चलिए देखिए अब आगे से। अब बेसिकली क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे जो हमने समझा पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी यहाँ पे बेसिकली लिखे हुए हैं। तो इसकी बात अभी हम लोग कर लेंगे धीरे धीरे। तो बेसिकली इस साम्राज्य की स्थापना मैंने जैसा बताया आपको 1336 से शुरू हुई थी, और कब तक चली है? 1647 तक हम इस पूरे साम्राज्य के विस्तार को होते हुए देखेंगे, और 1647 में ये खत्म हो गए, ठीक है। हमने हरिहर और बुक्का के बारे में बात कर ली, ठीक है। तुंगभद्रा नदी के बाद में विजयनगर एम्पायर की पूरी स्थापना की बात कर ली। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी एम्पायर या जब भी किसी भी राज्य या कभी भी किसी भी आप बहुत बड़े विशाल एम्पायर की बात करेंगे, तो उस विशाल एम्पायर से रिलेटेड या आसपास से जो भी सभ्यता है उसके पास में रिवर्स कौन कौन सी बहती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उन रिवर्स के नाम पे अक्सर उन साम्राज्य की पहचान होती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी हम लोग ने, वैदिक सभ्यता पढ़ी हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे अगर आप धीरे सारे साम्राज्य को देखोगे, हर साम्राज्य के पास में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रिवर्स या कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कोस्टल रीजन होता था, जिसके लिए वो अपने एम्पायर को चला पाते थे, अच्छे से खींच पाते थे। अशोका के समय में हमने देखा था ना, अशोका ने कलिंग की लड़ाई लड़ी। कलिंग की लड़ाई क्यों लड़ी? उड़ीसा के लिए लड़ी थी ना। बेसिकली उड़ीसा का पूरा इलाका कलिंग कैप्चर करना चाहता था। क्यों?
क्योंकि कोस्टल रीजन था वो पूरा का पूरा ना, उस कोस्टल रीजन के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था वो। तो लड़ाइयां पहले हमेशा पानी की होती थी मध्यकालीन भारत में। कौन सी? पानी को लेके, बेसिकली रिवर्स को लेके, सागरों को लेके, कोस्टल एरियाज को लेके, क्योंकि सारा का सारा व्यवसाय इसी से चलता है प्रॉपर तरीके से। तो सारी लड़ाइयां इसी बेसिस पे वहां पे पूरे मध्यकालीन भारत में आपको होती हुई दिखाई देंगी। प्राचीन भारत के ऊपर चले जाओगे तो सारी लड़ाइयां आपको लैंड की, जमीन की होती हुई दिखाई देंगी। एक जमीन दूसरी जमीन को छीनने के लिए, कैप्चर करने के लिए वहां पे युद्ध लड़ा करते थे। ठीक है, आपको गविस्टी वर्ड याद होगा जब हम बात कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। गविस्टी का मतलब क्या होता था? सुना कभी ये वर्ड गविस्टी? प्राचीन इतिहास के अंदर हमने इसके बारे में चर्चा की थी। वैदिक सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था ये। और इसका मतलब ये था कि गविस्टी का मतलब होता था युद्ध, आपस में युद्ध होता था। किसके बेसिस पे? एक दूसरे के पास में, जिस व्यक्ति के पास में सबसे ज्यादा गाय होंगी वो व्यक्ति शासक हुआ करेगा, राजा हुआ करेगा। गाय को जीतने के लिए, सबसे ज्यादा गाय को रखने के लिए युद्ध होते थे। और गाय को रखने का या जीतने का सबसे बड़ा रीजन, कारण क्या था? वो उस जमीन को जीतना चाहते थे। सीता वर्ड एक सुना होगा, और भूमि को बोलते थे उस समय, है ना? तो भूमि होती थी सीता। सीता और गविष्टि के लिए लड़ाइयां होती थी। ये वर्ड प्राचीन में बहुत ज्यादा प्रचलित होता हुआ दिखाई देता। तो अगर हम पूरे प्राचीन भारत और प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो एक बात बहुत क्लियर दिखाई देती है कि पहले की लड़ाइयां जमीनी स्तर की या लैंड के लिए हुआ करती थी। मध्यकालीन की लड़ाइयां वाटर के लिए या फिर समुद्र या फिर नदियों के लिए होती हुई दिखाई देती। और आधुनिक लड़ाइयां अगर आप धीरे धीरे देखोगे, जैसे कि हमने पूरी ब्रिटिश इंडिया के बारे में बात कर ली, तो वहां पे आपको क्या दिखाई देता है? वहां पे सेना क्या करती है? एक तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र से दूसरे अधिकार क्षेत्र में जाने के लिए लड़ाइयां लड़ती है, जिसको आप बेसिकली क्या बोलते हो कि जब नेशनलिज्म अपनी पीक पे चला गया था, है ना, तो एक्सट्रीमिज्म का उसने कॉन्सेप्ट अपनाया था। अति राष्ट्रवाद को अपनाने के लिए एक जमीन से दूसरी जमीन तक को वो हथियाने के चक्कर में थे। तो एक जमीन से दूसरी जमीन तक आने के बीच में रास्ते में पानी भी पड़ता था, तो वो लड़ाइयां पानी और जमीन दोनों के लिए होती हुई दिखाई देती हैं। आज के समय में चले आओ, पोस्ट इंडिपेंडेंस में चले आओ, तो आज की लड़ाइयां हवाई लड़ाइयां हो गई हैं, एयर्स में होती हैं लड़ाइयां आज के समय में। ठीक है, तो आज की लड़ाइयां कैसी हैं? हवा में। जमीन पे कोई नहीं लड़ रहा है आज के समय में। ठीक है, जमीन पे कोई नहीं, कोई किसी के देश में जाके घुस के किसी को गोली नहीं मार देता और तलवारों से नहीं लड़ता है आज के समय में। ना किसी कह सकते हो वाटरवेज के लिए कोई लड़ रहा है, हवाई फायर्स होते हुए दिखाई दे रहा होंगे आपको, है ना? इजराइल पैलेस्टीन बहुत सारी लड़ाई आपने देख ली, रशिया यूक्रेन में बहुत सारी देख ली, सब एयर स्ट्राइक्स तो चल रही सारी की सारी, और ये होती चली आई है पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पहले की लड़ाइयां सबसे पहले जमीन के बेसिस पे, बाद की लड़ाइयां वाटरवेज के बेसिस पे, फिर दोनों मिक्स हो गया और बाद में हमने देखा आज के समय में एयर स्ट्राइक्स के तौर पर वो लड़ाइयां देखी जाती हैं। आने वाले समय में लड़ाइयां कौन सी हो सकती हैं बताओ? अब 2025 के बाद में अगर हम देखें फ्यूचर में लड़ाइयां कौन सी हो सकती हैं? सब तो खत्म हो गया, जमीन खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, हवाओं में भी लड़ाइयां हो रही हैं। अब काहे के लिए लड़ाइयां हो सकती हैं? क्या बच रहा है? स्पेस। वेरी गुड, अंतरिक्ष के लिए लड़ाइयां। आगे चल के जो लड़ाइयां होंगी ना बेसिकली वो स्पेस के लिए होंगी। वहां पे सबसे ज्यादा अपना वर्चस्व कौन बना ले? दुनिया को भूल चुका है इंसान अब धीरे धीरे, अब वो धीरे धीरे जा रहा है स्पेस की तरफ। बोले कि दुनिया के ऊपर तो जिसका अधिकार है वो है, उससे प्रूव नहीं होता कौन शक्तिशाली है। अब प्रूव उस बात से होता है जिसने अंतरिक्ष में अपनी सबसे ज्यादा कमांड रखी होगी, क्योंकि अंतरिक्ष में जो सबसे ज्यादा कमांड रखेगा वो अब दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश माना जाएगा। जैसे यूएसए आज के समय में देखते हैं हम लोग, है ना, अंतरिक्ष में कमांड बढ़िया, तो आज के समय में शक्तिशाली देशों की श्रेणी में किया जाता है। ठीक है, अभी यूएसए को लेके बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज चल रही है, करंट अफेयर्स में चल रहा है, जाके पढ़ लेना। करंट अफेयर्स पढ़ा करो रेगुलर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पनामा स्ट्रेट को लेके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही है। पनामा विवाद चल रहा है बहुत बड़ा, पनामा एक नेशन है वहां पे, उसको लेके एक विवाद चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पनामा जो था, जब मैंने आपको सेकंड विश्व युद्ध बढ़ाया था तो उस समय यूएसए ने अपना कंट्रोल थोड़ा बहुत पनामा के हाथों में दे दिया था। पनामा बेसिकली वहां के ओशियंस के ऊपर कंट्रोल होता है। वो पनामा एक छोटा सा देश था, बोले हम कैसे जिएंगे, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, सारी चीजें हैं। तो पनामा को यूएसए ने क्या बोले, थोड़े राइट्स दे दिए, बोले चलो तुम हमारे यहाँ के ओशियंस जो इधर है इसमें राइट लो। अभी ट्रंप ने आके वापस बोल दिया, बोले पनामा पे कोई राइट वाइट नहीं है, कोई स्टेट में सब यूएसए का अधिकार है। तो यूएसए सुपर अपना अधिकार रखता। तो मैप के ऊपर लोकेशन देख लेना, जाके पनामा विवाद को देख लेना, कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी उस समय हुई थी। अब यूपीएससी में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो
ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी आपने यूएसए में देखा होगा, लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है ना, सारे के सारे जंगल से लेके मकान तक सब कुछ। कारण पता है किसी को कारण पता है? ये तो सब बहुत न्यूज पढ़ रहे हैं हम लोग कि वहां पे आग लगी है, लेकिन क्यों लगी है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हाँ, नमी की कमी हो गई, ठीक है। और कुछ है कारण? ऐसी न्यूज तो पढ़ा करो, डिटेल में जाकर पढ़ा करो, ऐसी चीजों को पढ़ा करो। ज्योग्राफी भी पढ़ रहा है इस समय में तो मैम से पूछते हैं ये सब चीजें, क्यों यहाँ पे ऐसी चीजें हो रही हैं। विंड्स चलती हैं वहां पे, सेंटा एना, ठीक है, सेंटा एना करके हवाएं चल रही हैं वहां पे। वो सेंटा एना नाम की हवाएं जो हैं वो इस समय पूरी तरीके से पूरे लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में आग लगाए हुए हैं। और वो सेंटा एना हवाएं जो है वो यूएसए के दूसरे इलाकों में नहीं जाती हैं, बस कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस तक सीमित हो जाती हैं। इस वजह से एक जगह आप देख रहे हो बर्फ पड़ रही है वहीं पे, और एक जगह आप देख रहे हो आग लगी हुई है पूरी तरीके। जब तक वो हवाएं ऐसी चलती रहेंगी तब तक वो आग और ज्यादा तेजी से फैलती रहेगी। तो इस वजह से बेसिकली उन हवाओं की वजह से आग लगी है। नमी तो है ही, बेसिकली जो आप कह रहे हो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग से मौसम गर्म हुआ, मौसम गर्म होना सिर्फ और सिर्फ आग थोड़ी लगा देगा, कुछ तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं फोर्स लगेगी ना, और वो फोर्स विंड्स है जिनकी वजह से वहां पे आग लगी। तो बेसिकली ये जो करंट में कुछ ना कुछ छिटपुट न्यूज आ जाती है, इनको कवर करते रहा करो साथ साथ। अपने नोट्स में जब आपने विंड्स पढ़ी हो, हवाएं पढ़ी हो, उसमें जाके अपडेट कर लो। सेंटा एना हवाएं भी कुछ हवाएं हैं जिनकी वजह से ऐसा ऐसा परिवर्तन हो रहा है। पिछले साल भी ऐसी हवाएं चली थी, उस समय भी हमने देखा था कई जगहों पे आग लगी थी, ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया है ना। तो ऐसी न्यूज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होना चाहिए, और कारण ढूंढा करो उसके पीछे रीजन क्या होता है। रीजन को जब समझ जाओगे तो जो है समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। वापस आते हैं फिलहाल विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के अंदर हम लोग ने ये प्रॉपर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बारे में पढ़ लिया। इसके बारे में बेसिकली कहां से हमें सोर्सेस कौन कौन सी है जो विजयनगर एम्पायर के बारे में बताती है। एक्चुअल में हम इतने बड़े एम्पायर के बारे में इतनी बढ़िया स्टोरी तो पढ़ लिए, लेकिन इसका एथेंटिक प्रूफ है भी या नहीं है ना। तो वो एथेंटिक प्रूफ के लिए इन्होंने सोर्सेस दी हुई है। प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि विजयनगर एम्पायर के बारे में कौन से सोर्स से पता चलता है, या ये वाली जो सोर्स है बेसिकली अगर मैं नाम लूं कि विजयनगर एम्पायर की कोई एक सोर्स का नाम लो और वो सोर्स किसके बारे में इतिहास को बताती है, तो ये सोर्सेज आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे बेसिकली विश्वनाथ जो यहाँ पे थे उन्होंने इसके द्वारा यहाँ पे एक रायवाचकम के नाम की एक पुस्तक लिखी थी, और उस रायवाचकम के अंदर प्रॉपर तरीके से विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री लिखी हुई है, जिसको हम लोग एक ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं। हम मानते हैं कि एक इंपॉर्टेंट स्रोत है जिसके अंदर विजयनगर एम्पायर के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आपको कभी भी देना पड़े प्रूफ कि बताइए विजयनगर एम्पायर है तो, लेकिन आप कैसे जानते हैं कहाँ लिखा हुआ है, तो ये थोड़ी पता बताओगे कि हमने सतीश चंद्र में पढ़ी थी एनसीईआरटी में, वहां लिखा हुआ है ना। वो तो कहेगा उन्हें भी तो कहीं ना कहीं से ली होगी। तो वो होती है लिटरेटिव वर्क, वो सोर्सेज होते हैं, कुछ साहित्य होते हैं जिन साहित्य के अंदर ये लिखा हुआ है वो है रायवाचकम, ठीक है। ऐसे रॉबर्ट सीवेल ये 1800 के अंदर ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए थे। कब? 1800 के अंदर, जब भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। तो एक इतिहासकार के तौर पर भारत के अंदर आए थे, तो इन्होंने द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ विजयनगर एम्पायर नाम की पुस्तक लिखी है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं विजयनगर साम्राज्य का भूला हुआ इतिहास। और इसके अंदर इन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो भाई यहाँ हमने विश्वनाथ द्वारा भी देख लिया, इन्होंने भी ये किताब लिखी है, और रॉबर्ट सीवेल ने भी लगभग वही कहानियां लिखी हैं। तो 2-3 सोर्सेज से मिलकर पता चल गया कि लगभग सेम हो रही है, तो कहानी सत्य ही होगी, है ना। अब हम लोग अपनी आंखों से बैठ के तो सब देख नहीं रहे, जो इतिहासकार लिख के चले गए हम तो वही मानेंगे ना। तो इससे पता चल गया कि इन लोगों ने जो चीजें लिखी उससे ये पता चल गया, ठीक है। इसके बाद कई सारे कन्नड़ और तेलुगु साहित्य उस समय में लिखे गए, है ना, बहुत सारे साहित्य उस समय। बेसिकली विजयनगर एम्पायर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी तेलुगु, ठीक है, और तेलुगु का प्रभाव कन्नड़ के साथ ज्यादा पड़ता है। तो कन्नड़ और तेलुगु दोनों भाषाओं में इस समय में बहुत सारे साहित्य लिखे गए, और इन साहित्यों को जब लिखा गया तो साहित्यों में देखा गया कि वहां पे उस साम्राज्य के बारे में, उन राजाओं के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। इन साहित्यों का नाम भी आप लिख सकते हो, जैसे मनुचरित्रम, ठीक है, सानुयुध्यम है, ठीक। ऐसे साहित्य आज भी विजयनगर साम्राज्य में कहीं ना कहीं संरक्षित रखे हुए दिखाई देते हैं, जिनसे कई सारे हम लोग
यहाँ पर चीजें निकाल के पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। और ऐसा साहित्य जब आप कभी भी किसी हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर विजिट करोगे जाके, तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, अक्सर देखने को मिल जाती हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक हिस्टोरिकल टूर किया थोड़ा सा, है ना, और रिलीजियस टूर भी कह सकते हो थोड़ा बहुत, जैसे अजमेर शरीफ की तरफ भी गया मैं, और उसके साथ साथ में थोड़ा हिस्टोरिकल टूर भी किया। जब अजमेर गया तो फिर मैं भाई कैसे जयपुर छोड़ दूं, है ना, तो जयपुर पिंक सिटी जाना जाता है भाई, इसीलिए जाना जाता है, रजवाड़ों के लिए जाना जाता है, वहां के राजपूतों के लिए जाना जाता है। तो उसी के साथ साथ में फिर पंजाब की तरफ बढ़े, पंजाब के अंदर भी जाके देखा, हर जगह हर हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर एक ना एक आपको साहित्यिक सोर्स जरूर मिलेगा, और उस साहित्यिक सोर्स में उस समय का वर्णन दिया गया, उस समय की चीजें लिखी हुई हैं कि किस किस समय में कौन कौन से लोग क्या क्या चीजें लिख के गए। तो क्या होता है कि जब आप ऐसी चीजें पढ़ लेते हो और अपनी आंखों से देख लेते हो, तो ऐसी चीजें हमेशा दिमाग में रह जाती हैं, और ऐसी चीजों को आप फिर नहीं भूलते हो। तो ऐसी चीजों को याद और समझने के लिए जब भी कभी भी आप ऐसी जगहों को पढ़ते हो, तो इन जगहों को पढ़ने के बाद में ऐसी जगहों पे एक बार अगर विजिट कर लेते हो, तो वो बड़ी अच्छे से आपके दिमाग में कैप्चर हो जाती है, ठीक है। वैसे पीलीभीत का तो कोई ऐसा इतिहास है नहीं, है ना, लेकिन फिर भी अगर आसपास के इलाकों में कोई भी ऐसा इतिहास अगर आपको देखने को मिले, तो उस इतिहास को जरूर विजिट कीजिएगा, जाइएगा। जैसे रोहिला सरदार जाने जाते थे हमारे यहाँ, रोहिलखंड का इलाका पूरा लगता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, तो आपको चीजें कनेक्ट हो जाती है। लेकिन ये सब प्रयास तब करना शुरू करना जब एक आध एग्जाम निकाल लो, है ना, अभी से मत शुरू कर देना, वरना ऐसे भ्रमण पर निकलोगे फिर भ्रमण ही करते नहीं जाओगे, ठीक है। तो जब लगे कि हाँ थोड़ा बहुत हो गया है, अब थोड़ा चलना चाहिए, थोड़ा विजिट करते हैं, देखते हैं, तब जाके ऐसी जगह पर मिलना, ठीक है। बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस है, अगर भारत में सबसे ज्यादा विजिट करने को कुछ है तो हिस्टोरिकल प्लेसेस ही हैं, और ऐसे प्लेसेस को अगर विजिट करोगे तो फिर अलग ही उसका आनंद है, बहुत बहुत अच्छा है। चाहे फिर आपको इतिहास में इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन मजा आता है। देखिए इसके बाद में एक तो साहित्यिक सोर्स हो सकता है, और एक हो सकता है कि विदेशी अकाउंट्स या विदेशी खाते हम लोग कह सकते हैं, जिन्होंने फॉरेन ट्रैवलर्स भारत के अंदर आए होंगे और उन्होंने कुछ ना कुछ विजयनगर एम्पायर के बारे में उस समय में लिखा होगा, है ना। जैसे हम लोग मुगलों के समय में भी पढ़े थे, हम लोग दिल्ली सल्तनत के समय में भी पढ़े थे, अशोका के समय में भी पढ़े थे, है ना, और हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पढ़े। हर समय में कोई ना कोई फॉरेन ट्रैवलर आता हुआ दिखाई देता है। इसी समय में कुछ फॉरेन ट्रैवलर इस समय में आए और उन्होंने इस समय में कई सारे विवरण दिए, जैसे निकोलो डी कोंटी, ठीक है, निकोलो डी कोंटी देवराय प्रथम के समय में भी, हम लोग सारे शासकों के बारे में भी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, बट निकोलो डी कोंटी देवराय प्रथम के समय में इस समय में आए थे, और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया, और दौरा करने के बाद विजयनगर एम्पायर के बारे में कई सारी चीजें लिख के गए। तो हम लोग इनके इतिहास को भी मानते हैं कि चलो इन्होंने ऐसा कुछ लिखा होगा। ये अब्दुल रज़ाक हैं, ठीक है, ये देवराय द्वितीय के दौरान आए थे, ठीक है, और इन्होंने जो बेसिकली वर्णन किया है वो हम्पी की सुंदरता या हम्पी के सौंदर्यीकरण का इन्होंने पूर्ण रूप से वर्णन इसके अंदर किया हुआ है। तो अब्दुल रज़ाक इन्होंने पूरी तरीके से हम्पी, जो आज के समय में हम्पी के नाम से हम जानते हैं, उस समय विजयनगर की एक राजधानी के तौर पर उसे जाना जाता था। तो हम्पी कितना ज्यादा ब्यूटीफुल था, कितना ज्यादा उसके अंदर बेसिकली बोला ऐसा जाता था कि आप पूरे के पूरे दुनिया के, अब्दुल रज़ाक ने जो इस बात को लिखा है, पूरे के पूरे दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट सौंदर्य के प्लेस को उठाइए और एक तरफ हम्पी को रख दीजिए तो हम्पी सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये बात उन्होंने इस समय में अपने वर्णन में लिखी है। तो सोचिए जरा कि हम्पी की उस समय इंपॉर्टेंस क्या रही होगी, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जगह रही होगी, और कितना ब्यूटीफुल सिटी उस समय में रहा होगा। आज के समय में भी है बट उतना नहीं दिखाई देता, क्योंकि कई सारी चीजें इस समय डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। डोमिंगो पेस और बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में आए थे, और इन्होंने कृष्णदेव राय ने इन्हें संरक्षण भी दिया, अपने अधीन भी रखा, और काफी ज्यादा इनको सहायता भी की, और इन्होंने साहित्य अपने कई तरीके से लिखवाए। बेसिकली कृष्णदेव राय खुद एक साहित्यकार थे, कई सारी रचनाएं इन्होंने भी की हैं, बुक्स लिखा करते थे, कई सारी चीजें लिखा करते थे, ठीक है। तो जैसे आमुक्त मलयालम करके एक किताब अभी आप लोग आगे चल के देखोगे, कृष्णदेव राय के द्वारा ही लिखी गई थी, ठीक है। उसके अंदर वो अपनी पूरे विजयनगर एम्पायर का वर्णन करते हैं। तो इन्होंने डोमिंगो पेस और बारबोसा जैसे लोगों को अपने पास रखा, और अपने पास रख के उनको यही बेसिकली कि साम्राज्य के बारे में आप कैसा वर्णन करोगे, किस तरीके का वर्णन करोगे, वो सब चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके बाद नूनीज आए, ठीक है। नूनीज जो थे वो अच्युतदेव राय के समय में आए, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ये जो भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, कृष्णदेव राय, अच्युतदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, ये सारे के सारे लोग विजयनगर एम्पायर के बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। इन सारे शासकों के बारे में कुछ ना कुछ इतिहास तो हमें पढ़ना ही है,
ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स याद रख लीजिएगा कि विजयनगर एम्पायर को विजिट करने वाले ये ट्रैवलर्स आए थे, और किस किस समय में आए थे आपको बस इतना पता भी है तो काफी है। अगर कहीं मेंस में भी लिखने को आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हो, और प्री में तो आएगा तब तो आप आसानी से उसको फिर मार्क कर ही लोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट विदेशी खाते हैं जिसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग शिलालेख की बात करेंगे। तो शिलालेख बेसिकली आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग एडिक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, एडिक्ट्स या शिलालेख ये वो ऐसी चीजें होती हैं कि किसी शासक ने बनवाया होगा और उसने उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख दिया होगा। जैसे अशोका के हमने स्तंभ लेख, शिलालेख ये सारी चीजें देखी थी, उन्होंने उसके ऊपर कई सारी चीजें लिखी थी। तो ऐसा ही हमें शिलालेख में यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। भितरकुंटा अभिलेख है इस समय में, ठीक है। ये बेसिकली संगम वंश के पारिवारिक इतिहास को दर्शाता है। संगम वंश का पारिवारिक इतिहास में बात करूं तो संगम पिताजी हैं किसके, हरिहर और बुक्का के। हरिहर और बुक्का के बाद में देवराय वहां पे शासन करने आएंगे, तो इनकी एक फैमिली ट्री के बारे में उन्होंने यहाँ पे मेंशन करके लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? भितरकुंटा अभिलेख के अंदर ये बातें लिखी हुई है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देवराय द्वितीय की श्रीरंगम तांबे की प्लेटें, तांबे की प्लेटें की बात करें तो बेसिकली जैसे तांबे के बर्तन आप लोग देखते हो, है ना। तो तांबे के बर्तन की तरह उन्होंने तांबे की बड़ी सी प्लेट बनवाई और उस प्लेट के अंदर वर्णन किया हुआ है, कुछ लिखवाया हुआ है ना। तो वो लिखवाया जो बेसिकली क्या है, वो यहाँ पे विजयनगर शासकों की वंशावली के बारे में लिखा है कि विजयनगर एम्पायर में कौन कौन से वंश शासन करने आए, है ना। अभी हम उन वंशों की भी बात करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे वंशों के बारे में यहाँ पे बेसिकली लिखवाया हुआ, ठीक है। कृष्णदेव राय के काल के अंदर यहाँ पे कई सारे ताम्रपत्र शिलालेख भी दिखाई दिए, ठीक है। ताम्रपत्र शिलालेख मतलब बेसिकली फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि तांबे के कुछ ना कुछ उपकरण के ऊपर उन्होंने अपने शिलालेखों को लिखवाया होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखवाए गए। विजयनगर के हम्पी में खंडर हैं बहुत सारे, उन खंडरों के बारे में और अन्य स्मारकों के बारे में कई सारे सांस्कृतिक योगदान यहाँ के शासकों ने शिलालेखों के ऊपर समय समय में दिए थे, ठीक है। तो हमें शिलालेखों से भी पता चलता है कि प्रॉपर तरीके से विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI हमारी एक संस्था है, जानते हैं ना सब लोग। तो ASI के अंतर्गत जो भी लोग यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं वो लोग जाके ऐसी ही तमाम चीजों को अभी भी रिसर्च करते रहते हैं, अभी भी सर्च करते रहते हैं और यहाँ पे देखते रहते हैं। अभी आपने सुना होगा रिसेंटली कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को जो पढ़ देगा, सुना है ना, अभी आया था तमिलनाडु के अंदर, वहां पे लगभग 1 करोड़, उन्होंने मिलियंस में कुछ बताया था, 1 करोड़ लगभग था, है ना, करने के। तो हाँ डॉलर में था ना, हाँ $1 मिलियन था कुछ। तो उन्होंने बोला कि इतना रुपया हम उसको देंगे जो भी ये लिपि पढ़ लेगा, ठीक है। अब आप समझ रहे हो कि ये लिपि कब से ढूंढी जा रही है, और आज के समय में भी ऐसी लिपि मिलना लगभग असंभव है। लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं इस लिपि के बारे में, और बोले ऐसा पढ़ लो। तो भाई तमिलनाडु को क्या पड़ी हुई है कि वो उत्तर भारत की लिपि को अपने आप पढ़वा रहा है और उसके लिए इतना बड़ा प्राइस दे रहा है। सोचा कभी इस बात को? यूपीएससी में ऐसे ही कनेक्शन किए जाते हैं। तमिलनाडु को क्या पड़ी है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता तो ऊपर थी, है ना। आलमगीरपुर सबसे लास्ट स्टेट माना जाता था उसका, इसके नीचे बढ़ी नहीं वो कभी। तो फिर वो दक्षिण भारत के लोग सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को क्यों पढ़वा रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली, तमिलनाडु में भी रिसेंटली जब वहां पे सर्वे हुआ तो सर्वे में कुछ ऐसे तत्व मिले, वहां पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिले जो हूबहू वैसे दिखते हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में दिखते थे। दूसरा इसमें ये है कि उसमें वो द्रविड़ और आर्य वाला सिस्टम है। हाँ, द्रविड़ और आर्य बोला जाता है कि भाई उन्होंने जो है सभ्यता को समाप्त किया। तो बोले कैसे समाप्त किया हमें भी तो बताओ, जब पढ़ लोगे तब पता चलेगा ना। ऐसे आरोप जो लगाते रहते, तो इसको लेके उन्होंने क्या करा, बोले ऐसी सभ्यता के बारे में पता लगना जरूरी है। तो उन्होंने प्राइज अनाउंस करके रखा हुआ, बोले ऐसी सभ्यता को पढ़ लिया गया तो अच्छा है। कैसे पढ़ी जाएगी बताओ, अब तो प्राइज अनाउंस हो गया है। अब कोई कोशिश करो जाके पढ़ने पढ़ाने की, इतना बड़ा अमाउंट, पूरी जिंदगी सेटल, मतलब 7 पुस्तक बैठ के खाएंगे, इतना पैसा है। अधिकारी बनना भूल जाओ बिल्कुल। और बहुत सारे लोग लगे हुए, बहुत सारे लोग लगे हुए कि कैसे भी उस लिपि को पढ़ लिया जाए। और रिवॉर्ड ही नहीं था आज तक, तो लोग कोई कोशिश भी नहीं करते थे, है ना। अब रिवॉर्ड अगर कोई इन्वेंट कर भी रहा है तो वो तो किसी को नहीं पता, जो बता रहा है जो बता रहा है वो ऐसे नहीं माना जाता है, ना नहीं माना। ऑथेंटिक सोर्सेज से कनेक्शन अगर हो रहा है ऐसे माना थोड़ी जाएगा। बहुत सारी चीजें मिलान की जाती हैं, समझा जाता है। ये कि कोई वैसी लैंग्वेज को डेसिफर अगर कर देगा, वो लैंग्वेज ही नहीं पता है आज तक कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो लोग, है ना।
वो तो ऐसा लगता था कि किटपिट चल रहा है बस आपस में एक दूसरे को देख देख के, है ना। वो बोला गया ना भाव चित्रात्मक लिपि, भाव से बातें करते थे, इमोशंस में बातें होती थी। मतलब मैं आपसे बोल के बातें कर रहा हूँ, बोल के नहीं, इशारे करते थे, इशारों में बातें होती थी वहां पर, और वो इशारों में बातें, भाव चित्रात्मक लिपि थी उस समय, और वो लिखते थे, बस उन्हें लिखना आता था, आपस में बोलते तक तो थे नहीं वो लोग, है ना। ऐसा लिखा हुआ है इतिहास के अंदर। अब ऐसी लिपि को आप कैसे पढ़ लोगे? तो इसलिए इतना टफ हो गया इसको समझना। और ऐसी लिपियां आप धीरे धीरे जब डेसिफर होंगे तो लोग हो सकता है धीरे धीरे भी इसको पढ़े। एक बंदे ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया, उसने बोला कि इस लिपि को पढ़ा जा सकता है, और अब तो आसान हो गया पढ़ना। और वो आसान इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पास AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉल्यूशन पूछता है यूपीएससी आपसे, बताइए सॉल्यूशन क्या है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको पढ़ा कैसे जा सकता है। उसने बोला AI है, और इंटेलिजेंस, जब इतनी बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास में, हम पूरी की पूरी अपनी टेक्नोलॉजी लगा देते हैं, उठा इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी डेसिफर कर ही ले जाएगी किसी ना किसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हो सकता है हमें उस लिपि के बारे में पता चल जाए। कोई बहुत दूर नहीं है, हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में भी आप लोग पढ़ रहे हो। तो जितना आपने सब पढ़ा है, जितना भी मेहनत करके अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता का याद किया है, हो सकता है क्षण भर में वो सब बदल जाए ना, हो सकता है जो सब हम लोग देख रहे थे, जो सब पढ़ रहे थे, जो अनुमान लगा रहे थे, क्योंकि उसमें तो लिखा है अनुमान के आधार पर, ऐसे तो लिखा है, तो अनुमान के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता ने जो सब बोला, वो अनुमान के आधार पर थोड़ी देर में जैसे हमें कोई प्रमाण मिल जाएगा, हम वो अनुमान छोड़ देंगे, और उसके बाद में फिर हम आ जाएंगे कि भाई सत्य तो ये था सारा का सारा। फिर यूपीएससी एनसीईआरटी अपने सिलेबस बदलेगा, फिर उसके बाद में आपको नए तरीके से पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी पड़ेगी, पुराना सब भूलना पड़ेगा, है ना। इतना प्रोसेसिंग करने में हो सकता है 2-3 साल लग जाए, तभी कह रहा हूँ जल्दी सिलेक्शन ले लो, ठीक है। अगर जल्दी सिलेक्शन ले लोगे तो इतना रायता नहीं फैलेगा, है ना, और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेके पढ़ा के बन जाओगे कुछ, तो ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी। जैसे एक बहुत बड़ी कठिनाई आज के समय में एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं मैं आपको, आपने खुद अपनी आंखों से देख ली होगी, जो लोग जुडिशरी किए हुए हैं, LLB वगैरह किए हुए, उनको पता होगा IPC CRPC को हटा दिया गया, BNS ला दिया गया, नया लाया गया ना, बोले कि अब BNS चलेगा। IPC CRPC में धाराएं रटे बैठे हैं, सारे के सारे बच्चे उस समय में सब रटे बैठे हैं, और उन्होंने रातों रात क्या करा, BNS ला दिया। BNS में जो धारा 114 थी पहले, वो धारा आज के समय में 326 बन गई, ठीक। अब इतनी बड़ा परिवर्तन उसके अंदर हुआ, अब बच्चा कंफ्यूज है, और वो भी क्या बोल रहे हैं, दोनों पढ़ो, वो कह रहे हैं कंपैरिजन भी आ सकता है, दोनों पढ़ो। अब दोनों पढ़वा रहे हैं, एक तो पहले कंफ्यूज है बच्चा कि अरे इसकी नई नई याद कैसे करें, पुरानी भूल के ही तो नई याद की जा सकती थी, कि भाई मैं अगर एकदम नया बच्चा हूं, जैसे मैंने LLB अभी खत्म किया, तो मेरे लिए BNS बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने IPC CRPC का भी पढ़ा ही है, तो मेरे लिए तो आसान है BNS, ठीक है। लेकिन नहीं, उन्होंने बोला ना 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 ना, अभी पहले IPC पढ़ो, CRPC पढ़ो, फिर कंपैरिजन करो, फिर BNS पढ़ो, ठीक है। अब 114 और 326 में कंफ्यूज, हमें आर्टिकल तो याद नहीं होते सही से, 324 में क्या लिखा हुआ है ना, हम 318 में कंफ्यूज हो जाते कभी कभी, और अब हमें दोनों तरीके के IPC CRPC भी पढ़ना, तो सोचो कितना टफ उनके लिए हो गया। मैं तो ऐसे कई सारे लोगों से मिलता हूँ, सर पकड़े बैठे हैं, अपना कैसे याद करें इसको। कई सारे लोग तो जुडिशरी का ख्वाब छोड़ के बैठ गए, बोले अब जुडिशरी तो निकलेगा ही नहीं। तो जुडिशरी से पहले भी एक एग्जाम होता है, अगर आपको वकील बनना है AIB निकालो, है ना, AIB का एग्जाम होता है, ठीक है, ऑल इंडिया बार काउंसिल करके उसको जानना चाहता है। अगर वो नहीं निकालोगे तो वकील नहीं कहलाओगे, ठीक है, और वो निकालोगे तो भी वकील कहलाओगे। तो वो निकालने के लिए भी अब उसमें सिलेबस ऐड कर दिया गया, BNS भी पढ़ो, IPC भी पढ़ो, CRPC भी पढ़ो, ठीक है। तो इस समय में बड़ा मुश्किल हो गया, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ यूपीएससी में ऐसा कुछ हो जाए, उससे पहले कुछ ना कुछ कर लो, ठीक है। हो सकता है एक संविधान के अलावा एक और संविधान आ जाए, ठीक है, वो कहे हम नया वाला संविधान पढ़ो, इसमें सारे रेगुलेशंस ये लिखे हुए हैं, सब कुछ नया नया लिखा, चल ही रहा है ना, कई समय से विवाद चल रहा संविधान को लेके। संसद की कार्रवाई, अभी आपने देखा होगा, संसद की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, संसद में किसी भी तरीके की कोई बातें नहीं लोग रख पा रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि विवाद चल रहा है कि संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, ये तो चल रहा है। तो हो सकता है कल को नए सारे आर्टिकल्स आ जाए बहुत सारे, और वो कहे नया संविधान ये है, अब इसको भी पढ़ो, ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए भाई जितने भी अमेंडमेंट, रेगुलेशन, जो भी सब चीजें हो रही हैं, उससे पहले जल्दी जल्दी ले लो सिलेक्शन, क्योंकि भाई पुराना पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आएगा। और यूपीएससी बहुत नालायक है, सच बता रहा हूँ मैं, वो इतनी छटनी करता है, उसे चाहिए नए बच्चे, वो क्रीम चाहता है एकदम, है ना। 21 साल की उम्र में एक बच्चा एग्जाम देने बैठा है, और एक बच्चा 25 साल की उम्र में एग्जाम देने बैठा है। अगर सब कुछ सेम आ गया, नंबर सेम आ गए, रैंक सेम आ गई,
और उसके बाद में उनने लेटर भी मैच कर लिया, इसका ए पहले आता है, इसका बी ए पहले आता है, तो दोनों ए से भी आते हैं। सब कुछ मैच करने के बाद में फिर देखेगा उम्र किसकी कम है, ठीक है, और जिसकी उम्र कम है उसको दे देगा और उसे हटा देगा जिसकी उम्र ज्यादा है। यूपीएससी भी करता है। फिर इतनी सारी मेहनत करने के बाद में क्या मतलब हुआ, है ना। तो ये यूपीएससी करता है, बता रहा हूँ, बहुत नालायक है। तो वो छटनी करता है, इसीलिए जितनी अर्ली एज में सिलेक्शन ले लोगे उतना आपके लिए मुनाफा हो जाएगा, उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा, है ना। चलो वापस आ जाओ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली राजनीतिक इतिहास की तरफ अब चलते हैं, और राजनीतिक इतिहास के अंदर हम लोग जो करेंगे इसका वर्णन करेंगे, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करेंगे, और क्लासिफिकेशन के अंदर अलग अलग तरीके के वंश यहाँ पे दिखाई देते हैं। वैसे तो प्रॉपर एक पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर हम पढ़ते हैं, एक बड़ा विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं, जैसे हम लोग दिल्ली साम्राज्य या दिल्ली एम्पायर की बात करते थे, है ना। तो ऐसे ही विजयनगर राजवंश भी है, और उस विजयनगर राजवंश में 4 वंशज दिखाई देते उस समय में, जिसमें संगम वंश, सुलूभ वंश, तुलुभ वंश और अराबिडु वंश, ये 4 वंश उस समय में शासन कर रहे थे, ठीक है। इन चारों का शासन काल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अराबिडु और नीचे लिखा हुआ है, 65 के बाद में वही शासन किया था। तो संगम वंश, सलूभ वंश, तुलुभ वंश और अराबिडु वंश, ये 4 वंश समय समय पे आते रहे और अपना अपना साम्राज्य यहाँ पे विस्तारित करते रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब विजयनगर एम्पायर से जरा भी हटके थे। जैसा दिल्ली वंश हम लोग पढ़ते हैं, दिल्ली साम्राज्य पढ़ते हैं, ये भी एक विजयनगर साम्राज्य है। बस ये होता गया कि लोगों ने, शासकों ने अपने अपने पूर्वजों के अनुसार नाम बदल दिए, ठीक है, और उन नाम बदलने के आधार पर ये नाम आपको यहाँ पे सामने दिखाई देते हैं। तो ये राजवंश बेसिकली संगम वंश, सलूभ वंश, तुलुभ वंश और अराबिडु वंश, ठीक है, 17 से लेकर 1647 तक। इन चारों राजवंश की डेट लिख लीजिए, क्रोनोलॉजी लगाने को आ जाती है विद डेट के साथ में, इनकी क्रोनोलॉजी आ जाती है डेट के साथ में लगाने के लिए। तो इतना लिख लीजिएगा इसके साथ, संगम, सुलूभ, तुलुभ और अराबिडु। हो गया ना, ये वाला और लिख लो, अराबिडु 1570 से 1647, ठीक है। उसके बाद में फिर इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। अराबिडु वंश 1570 से 1647। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा पढ़ना शुरू करिए। यहाँ पे संगम राजवंश की शुरुआत होती है। संगम राजवंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कब से इसकी शुरुआत हुई थी। संगम राजवंश की शुरुआत कब से हुई थी? हमने देखा था 1336 में इस राजवंश की शुरुआत 2 लोगों ने मिलकर की थी। एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का, ठीक है। ये दोनों हरिहर राय और बुक्का राय के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। इनके पिताजी का नाम संगम था, ठीक है, इसी वजह से इस राजवंश का नाम पड़ा संगम राजवंश, ठीक है। हरिहर राय सबसे पहले, क्योंकि बड़े भाई थे, बड़े भाई होने के नाते गद्दी पे 1336 में कौन बैठा होगा? हरिहर राय प्रथम गद्दी के ऊपर आके बैठे। हरिहर राय जब गद्दी के ऊपर बैठे तो इनका समय काल था 1336 से लेके अप्रोक्स 1346 तक इन्होंने 10 सालों तक शासन किया होगा, ठीक है। 10 सालों तक शासन किया। इतिहासकार कई सारे यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि 56 में भी कहीं ना कहीं साम्राज्य इनका था,
ऐसा लिखा गया है ना, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स के हिसाब से 46 माना जाता है। क्यों ऐसा लिखा गया है? क्योंकि ऐसा लिखा गया कि बुक्का जब साम्राज्य के ऊपर बैठे थे, बुक्का राय, तो वो साम्राज्य के ऊपर बैठे थे 1356 में आके, और 1377 तक इन्होंने शासन किया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि 56 में तुरंत हरिहर के बाद में बुक्का आ गए थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने ऐसे भी लिखा कि बीच में मिसलिनियस 2-4 और एम्परर भी बीच बीच में आते चलते रहे। फिलहाल हमें ये याद रखना है कि पहले हरिहर राय प्रथम बैठे, कब? 1336 में, और 1356 में कौन बैठा? बुक्का राय प्रथम बैठे, जब यहाँ पे पूरे विजयनगर एम्पायर को यहाँ पे चलाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, हरिहर राय जब पहले साम्राज्य के ऊपर विस्तार करने बैठे थे, तो 1336 के अंदर जब इन्होंने विजयनगर एम्पायर के ऊपर बैठे, उसी समय में 1336 से लेकर 46 का समय तक यहाँ बहमनियों के साथ में इनके संघर्ष शुरू हो गए थे। अभी देखिए, बहमनी एम्पायर बना नहीं, बना तो 1347 में जाके था, अभी नहीं बना, लेकिन वहां के कुछ रूलरों ने यहाँ पे लगातार इनके साथ में संघर्ष करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपने एम्पायर को बनाना चाहते थे। तो अगर मैं बोलूं कि पहले ही दिन से जब गद्दी के ऊपर हरिहर राय बैठे होंगे, तो इन्हें कई सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा होगा। जैसे पहला संघर्ष तो ऊपर ही सर पे बैठा हुआ है, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दूसरा संघर्ष इधर भी पूरब में भी बैठा हुआ था, कौन? होयसल राजवंश। खत्म हो गया था, बट बच्चे तो लोग थे, है ना, तो ये भी लोग बैठे थे। इधर उड़ीसा के अंदर भी देखने को मिलता है कि उड़ीसा के भी शासक जो थे, वो यहाँ पे पूरी तरीके से इनको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे, हर तरफ से ये घिरे हुए थे। उसके बाद में भी हम इनकी प्रशंसा इसलिए करेंगे क्योंकि हरिहर राय ने 36 से लेकर 46 तक अपने एम्पायर को ऐसे सींचा कि एम्पायर आगे आने वाले 200-300 सालों तक हिला नहीं, है ना। तो वो एम्पायर को बनाने के लिए कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा योगदान हरिहर वन का माना जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, देखा है कभी कभी, है ना। आजकल मत देखो, बहुत बुरा चल रहा समय हमारा, ठीक है, लेकिन आगे जब देखेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो जब भी क्रिकेट मैच देखते हो, जब भी ओपनर्स बैटिंग करने आते हैं, 2 लोग, उनको भेजा पता क्यों जाता है? कि जाके बॉल पास करो सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, बैट पे बॉल को लेने का प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा, विकेट मत होना। तो उस समय में जो ओपनर्स आते हैं, अगर वो 30 रन भी बनाते हैं, तो नीचे के 1 डाउन या 2nd डाउन के बैटर्स के 70-80 रन के बराबर माने जाते हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि ओपनिंग में जो प्रेशर होता है ना, लगातार दुश्मन अटैक किए पड़ा है और वो तेजी से विकेट लेने का प्रयास करता है, तो वो प्रेशर अगर ये 30 रन भी उस समय बना देते हैं, तो वो नीचे के बैट्समैन के 70-80 के लगभग बराबर होता है, क्योंकि ये सारा प्रेशर अपने ऊपर ले चुके होते हैं उसमें। सेम कहानी यहाँ पे इनकी हरिहर, ये भी ओपनिंग बैट्समैन की तरह यहाँ पे आए हैं, है ना। यहाँ पे आए और इन्होंने आगे सारे प्रेशर ऊपर के झेले, सारे दुश्मनों के प्रेशर झेले, और उस समय में इन्होंने 10 साल में अपने साम्राज्य को इतना अच्छा बनाया कि वो साम्राज्य नीचे आने वाले जितने भी बैट्समैन होंगे उनके लिए वो खेलना उस पिच पे आसान होता चला गया होगा। ठीक है, तो हरिहर वन ने इस साम्राज्य को संभाला और बुक्का राय ने इस साम्राज्य को पूरी तरीके से विस्तार करके साम्राज्य को शक्तिशाली एम्पायर बनाया। बुक्का जब यहाँ पे साम्राज्य के लिए बैठे, ठीक है, तो बेसिकली इनको बोला जाता था पूरब, पश्चिम और दक्षिण का स्वामी। ठीक है, क्या बोला जाता था? पूरब, पश्चिम और दक्षिण का स्वामी। उत्तर का बोल नहीं सकते क्योंकि उत्तर में तो तुगलक बैठा हुआ है। ठीक है, तो कहाँ का बोला जाता था? पूरब, पश्चिम और दक्षिण का स्वामी, क्योंकि वहां के तमाम सागरों पे किसका कंट्रोल था? उस समय बुक्का प्रथम का कंट्रोल हुआ करता था। ठीक है, तो एक बार में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरब, पश्चिम और दक्षिण के सागरों का स्वामी किसको बोला जाता है? तो वो स्वामी कहलाने वाले कौन है? वो यही व्यक्ति हैं। ठीक है, इसके बाद में इनका एक नाम और था जिसके बेसिस पे ये वेदमार्ग प्रतिष्ठापक के नाम से भी जाने जाते थे। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक इनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि इन्होंने बेसिकली वेदों का काफी ज्यादा, कह सकते हो आप, कि उसको आसान भाषा में दक्षिण में उसका प्रचलन करना शुरू किया, है ना। दक्षिण भारत में देखो वेदों का कोई रोल नहीं है। अगर आप जाओगे दक्षिण भारत के अंदर तो लोग वेदों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, ना वेदों के ऊपर बहुत ज्यादा उनका फोकस होता है, ना वो वेदों को पढ़ते हैं। आप प्राचीन से लेकर अभी तक चले आइए, दक्षिण भारत के लोगों ने वेदों को कभी भी किसी भी तरीके से माना ही नहीं, है ना। बेसिकली आज में भी वो सब चीजें दिखाई देती हैं कि वो लोग वेदों के आधार पर अपनी संस्कृति को चलाते हुए, कल्चर को चलाते हुए नहीं दिखाई देते। वरना दक्षिण का ब्राह्मण मीट क्यों खाता है ना?
भाई वेद में तो साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है इस बात को, वो खाते हैं। तो उन्होंने वेदों का कभी अनुपालन ना किया, ना वेदों के बारे में उन्होंने पढ़ने और जानने का बहुत ज्यादा प्रयास किया। लेकिन समय समय पे कुछ शासक आते चले गए जिन्होंने उनके बारे में ऐसी चीजों को जो है संरक्षण और बनाना शुरू किया, जिसके अंदर ये थे, इनको वेद मार्ग प्रतिष्ठापक के तौर पर इसीलिए जाना जाता था क्योंकि इन्होंने अपने समय में एक बहुत महान कवि है ना, उनको यहाँ पर संरक्षण दिया और संरक्षण देके यहाँ पे उनसे वेदों को पूरे के पूरे वेदों को, वहां की भाषा कौन सी अभी बताई थी मैंने, कौन सी भाषा चलती थी वहां, तेलुगु चलती थी, उस तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं के अंदर ट्रांसलेट करवा के वहां की ऑडियंस को पढ़वाना शुरू किया, वहां के लोगों को समझाना शुरू किया कि वेद इस तरीके के हैं और आपको वेदों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक बोला जाता है। ठीक है, तो बुक्का ने बेसिकली अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया, बुक्का प्रथम ने, और साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ में कल्चर, हेरिटेजेस, इन सारी चीजों के ऊपर भी फोकस किया, साहित्य का भी ज्यादा से ज्यादा समर्थन करके साहित्य को भी प्रमोट करने का कार्य किया होगा। तो 1377 तक ये अपना साम्राज्य का विस्तार करते रहे और साम्राज्य के विस्तार करने के बाद में, इनकी मृत्यु के बाद में बुक्का के पुत्र ने आके यहाँ पर साम्राज्य को संभाला। ठीक है, कंपराय उनका नाम था, जो यहाँ पे साम्राज्य अगला संभालने आते हैं। और कंपराय का जो इम्पोर्टेंट काम है वो काम ये है कि मदुरै आपने पढ़ा है, मदुरै के बारे में कहाँ पढ़ता है मदुरै? मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु, हाँ ठीक है, तमिलनाडु, चेन्नई, मद्रास और मदुरै, है ना। बेसिकली मदुरै उसी लिए जाना जाता है। मदुरै के ऊपर कंट्रोल किया इन्होंने, मदुरै उस समय बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था। मदुरै के ऊपर जाने का मतलब ये था कि आप वहां की सल्तनत के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेते, और कंपनी ने मदुरै के ऊपर अपना अधिकार करके ये स्थापित करा या ये सिद्ध किया कि दक्षिण भारत के स्वामी के तौर पर अगर किसी को जाना जाएगा तो वह विजयनगर एम्पायर के ही लोग होंगे। तो इन्होंने यहाँ पे मदुरै पे अधिकार किया, और इस अधिकार और इस पूरे की पूरी लड़ाई और वर्णन जो भी इस युद्ध का है वो दिखाई देता है। कंपरिया की पत्नी गंगा देवी ने उस समय में एक संस्कृत में किताब लिखी थी जिसका नाम था मधुरै विजयम। ठीक है, मधुरै विजयम करके इस किताब को जाना जाता था। किसने लिखा है? गंगा देवी ने लिखा है। गंगा देवी कौन है? वो कंपरिया की पत्नी है, और उन्होंने इस किताब को लिखा है। यह है किताब, इस किताब के अंदर पूरा का पूरा ऐसा वर्णन लिखा हुआ है। भाषा तो आपको समझ आएगी नहीं, है ना, लेकिन इस भाषा में वही लिखा हुआ है कि किस तरीके से इन्होंने इस पूरे के पूरे रीजन के ऊपर कंट्रोल किया। ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पे जो जिस तरीके की पेंटिंग्स दिखाई दे रही है, ये पेंटिंग्स कहीं ना कहीं इस चीज को भी प्रमाणित करती हैं कि पहली चीज तो गंगा देवी के द्वारा लिखा गया, तो फेमिनिज्म के पोस्टर को सबसे पहले इसके ऊपर अंकित किया गया। ठीक है, अगर भाई राजा की विजय के बारे में दिखाया जा रहा है तो राजा बना होना चाहिए था ना, है ना, राजा घोड़े पे बना हुआ है, जीतता चला जा रहा है विश्व को, कुछ ऐसा चित्र दिखना चाहिए था। लेकिन इन्होंने इस किताब के अंदर जो चित्रण किया है वो चित्रण इस तरीके से किया है कि महिलाओं को भी बहुत ज्यादा सम्मान दक्षिण भारत में मिलता था, और उस सम्मान को दिखाते हुए इन्होंने अपनी किताब में वर्णन किया। दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई देती है कि वहां के कल्चर, वहां की संस्कृति में म्यूजिक का योगदान क्या है। ये जब भी हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना, तब आर्ट एंड कल्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा म्यूजिक के बारे में। तो दक्षिण भारत में उस म्यूजिक का या फिर उस कल्चर का क्या योगदान है, उस योगदान को भी यहाँ दर्शाने का प्रयास किया गया, और महिलाओं ने उसे कितना अच्छा संरक्षण दिया है उस संरक्षण को यहाँ दर्शाया गया। तो इस किताब के अंदर बेसिकली लिखा हुआ तो क्या है, वो लिखी हुई है मदुरै की विजय, लेकिन इसके अंदर जो आप अंकित करा हुआ चित्रण देखेंगे वो महिलाएं वीणा बजाती हुई या म्यूजिक यंत्र आपके हाथों में लेती हुई दिखाई देती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ उस समय में। क्यों? क्योंकि इसकी बनाई हुई वास्तुकला के तौर पर कह सकते हो कि कल्चर के तौर पर जो इन्होंने इसके ऊपर अंकित किया है वो काफी ज्यादा मार्केट के अंदर पॉपुलर हुआ, है ना। क्योंकि ऐसी किताब अगर आप कभी भी देखोगे, किसी का भी पोस्टर जो होता है वो पोस्टर कैसा होता है, उसके हीरो के बारे में संज्ञान करता है, उसके बारे में बहुत ज्यादा तारीफें करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो चित्रण कुछ अलग तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक पता नहीं पूछा या नहीं पूछा गया, लेकिन कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। मुझे नहीं पता प्री या मेंस में पूछे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने जो किताब यहाँ पे मेंशन की गई है, हमने अभी जो पढ़ा, गंगा देवी ने जो भी किताब लिखी है यहाँ पे, उस मधुरै विजयम के अंदर इन्होंने किसके बारे में वर्णन किया?
को वर्णन किया है यहाँ के राजा के विजय के बारे में। और इस राजा के विजय के बारे में वर्णन का अंकित ना करते हुए इन्होंने किसको किया, यहाँ की महिलाओं को म्यूजिक बजाते हुए यहाँ पे दिखाया। ठीक है, तो अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको संभाल लेना थोड़ा बहुत, है ना, इस बेसिस पे संभाल लेना कि वहाँ पे फेमिनिज्म कहीं ना कहीं या महिलाओं के उत्थान को लेके ये पोस्टर उस समय की नीड थी, वहां पे ये दिखाना जरूरी था। वहां के शासकों का महिलाओं के प्रति ध्यान जाए, उनके लिए कहीं ना कोई कार्य करते हुए दिखाई दे, ये भी जरूरी था। इसलिए इस पोस्टर्स का यहाँ पे होना जरूरी माना गया। ठीक है, क्योंकि अभी आप इसी समय पढ़ोगे कि दक्षिण भारत के अंदर भी उस समय में सती प्रथा जैसी प्रथा प्रचलित थी। वहां पे भी बाल विवाह होते थे, वहां पे भी बहु विवाह होते थे। ये सब समस्याएं भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो अपना प्रशासन चलाते थे। इन सारी प्रथाओं को समाप्त करने के कई सारे प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन उन प्रयासों के दौरान इस तरीके का पोस्टर उस प्रयास को और ज्यादा बल देता हुआ दिखाई देता। तो जब भी आपसे कभी इंटरव्यू में ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग उसको आसानी से संभाल लें। ठीक है, इसके बाद गोवा पे कब्जा करने के लिए भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनिया ने किसके ऊपर कब्जा किया, अपना गोवा को भी अपनी राजधानी के तौर पर आगे बनाने का प्रयास किया था। लेकिन गोवा पे कब्जा तो कर ही लिया, राजधानी इन्होंने अपना मदुरै बना ली थी, क्योंकि मदुरै उस समय सबसे इंपॉर्टेंट कोस्टल था, रीजन था, और मदुरै को उन्होंने जीत के उसको अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया। तो विजयनगर की राजधानियां परिवर्तित होती रही हैं समय समय पे। ठीक है, कभी विजयनगर रही है, कभी वहां पे हम्पी बन गई है, और कभी वहां पे देखने को मिलती है हमने मदुरै को भी देखा। तो समय समय पे इसका चेंज या परिवर्तन आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर के अंदर इस तरीके के शासकों के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा बाजार भी है हम्पी के अंदर, जो इन्होंने पंसुपारी के नाम से बनाया था। ठीक है, एक बड़ा बाजार इस समय में पंसुपारी के नाम से बनाया गया, जिसके द्वारा वो भी उनके पुत्र कंपनियों के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, तो ये बाजार भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट। इसके बाद में देखिए बुक्का राय का उत्तराधिकारी बेसिकली हरिहर सेकंड हुआ, और बाद में देवराय सत्ता में आए। तो हम हरिहर सेकंड के बारे में छोड़ते हैं। देवराय बेसिकली जब सत्ता में आए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि कुछ यात्री इनके समय में विजिट किए थे, है ना, निकोलो कोंटी वगैरह देखा था हमने देवराय प्रथम के समय में। कुछ यात्रियों ने यहाँ पे वर्णन दिखाई देता है। ठीक है, तो ये देवराय प्रथम ने जब यहाँ पे अपना साम्राज्य बनाया और साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, जब यहाँ पे शासन करना शुरू किया, तो उस समय में तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी की लड़ाइयां मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के लिए ही आपसी संघर्ष चल रहे थे। और आपको क्या लगता है, इस समय में तो बहमनी एम्पायर भी स्टैब्लिश हो चुका है। तो बहमनी एम्पायर अपना तुंगभद्रा और कृष्णा के ऊपर भी वो भी अब वहां पे शासन करने के लिए तैयार बैठा होगा। तो तुंगभद्रा रिवर के ऊपर शासन स्थापित करने के लिए इन्होंने वहां पे उसके ऊपर एक बड़ा बांध बनवा दिया था। ठीक है, बंधा बांध आप लोग समझते हैं कि जहां से बेसिकली पानी को क्या करा जाता है, स्टोर किया जाता है, रोका जाता है और समय के अनुसार लोगों को पहुंचाया जाता है। तो एक बड़ा बांध तुंगभद्रा रिवर के ऊपर बनवाया गया, और किसके द्वारा बनवाया गया, देवराय प्रथम के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, देवराय प्रथम इसलिए भी बहुत ज्यादा चर्चा में आए क्योंकि इन्होंने इस समय में बहमनी एम्पायर के शासक सुल्तान फिरोज शाह प्रथम को हरा दिया था। जब हम बहमनी एम्पायर पढ़ेंगे तब हम शासकों की भी क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे कि सुल्तान फिरोज शाह कब थे, किसके बाद में आए थे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके समय में तुंगभद्रा रिवर पे बांध बनाना, और दूसरा अगर है तो बहमनी एम्पायर के शासक को हरा देना, क्योंकि इनसे पहले के जो शासक है वो विस्तार करने में लगे हुए तो जरूर है, लेकिन बहमनी एम्पायर को रोकने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, बहमनी एम्पायर को हरा पाने में सक्षम नहीं थे, इसलिए बहमनी एम्पायर को अगर रोका किसी ने और किसी ने हराया तो वो व्यक्ति कौन है, देवराय प्रथम। जिस शासक को न हराया था नाम याद रखिएगा, सुल्तान फिरोज शाह, प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देवराय प्रथम ने किसको हराया था, सुल्तान फिरोज शाह प्रथम को। देवराय प्रथम कौन से वंश का शासक है, संगम वंश का शासक है, और इसने किसको हराया, फिरोज शाह प्रथम को हराया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इनके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक हैं
देवराय द्वितीय। ठीक है, देखिए पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर में अगर हम लोग कोई भी सबसे प्रतापी शासकों के ऊपर जाए तो सबसे प्रतापी शासकों में आपको कृष्णदेवराय और देवराय द्वितीय ही दिखाई देते हैं। ये दो बड़े शासक पूरे इतिहास के अंदर आपको दिखाई देंगे। इन दो बड़े शासकों की अगर चर्चा करें तो इसमें देवराय द्वितीय जो थे बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहले सबसे बड़े इंपॉर्टेंट शासक विजयनगर एम्पायर में जाने जाते हैं। और इनके बारे में कई सारी थ्योरीज, बहुत सारी चीजें वर्णित हैं। इनके बारे में ऐसा भी लिखा गया कि कई सारे साहित्य को भी ये यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रमोट करते थे। आर्किटेक्चर के समय में बहुत सारे प्रमोट किए गए, एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया, अपने समय में कई सारे सिक्के कॉइन्स वगैरह चलाने का कार्य किया, है ना। और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी इतनी मजबूत रही कि बहमनी एम्पायर के साथ लगातार संघर्ष होने के बाद में भी इन्होंने विजयनगर एम्पायर को पूरी तरीके से संभाले रखा हुआ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एम्पायर अगर इस समय में बच पाया बहमनी के हाथों से तो देवराय द्वितीय के समय में बच पाया। देवराय द्वितीय के समय में और ज्यादा डिटेल में हिस्ट्री में बात करेंगे अब। ठीक है, तो कल के क्लास में इसकी बात करेंगे। अभी आई थिंक जितनी भी चीजें मैंने आपको बता दी उसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है? एकदम हमने बहुत स्टार्ट से शुरू करा है ना। विजयनगर एम्पायर बहुत ही डिटेल में हमने अभी तक पढ़ा है। इसके बाद में सिर्फ प्रशासनिक चीजें बची हैं और कुछ ना कुछ मार्केट पॉलिसी वगैरह बची होंगे, हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल क्या चीज? कल छुट्टी है? अच्छा, कल मकर संक्रांति आ गया नोटिस? आ गया, पता कर लेना एक बार। छुट्टी है तो कोई बात नहीं, परसों से करेंगे स्टार्ट अपना और परसों से करेंगे। बस एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन जरूरी है, घर से लिख के लाना, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे लिखो, बस एक क्वेश्चन घर से लिख के लाना बस। इसमें देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा समय की मांग थी या मजबूरी ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दो और 150 वर्ड्स में इसको लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हमने जो चर्चा करी थी कि भाई इनको साम्राज्य का विस्तार करना ही क्यों पड़ा, साम्राज्य बनाना ही क्यों पड़ा, बस उस चीज को आपको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, अपने यहाँ पे पॉइंट्स लिखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।